अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉर्निया का चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर जतोई। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से कि हमारे पास कॉर्निया होता क्या है। तो कॉर्निया एक हमारे पास ये आपको आगे वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आता है ट्रांसपेरेंट सा, दैट इज़ नोन एज कॉर्निया। तो ये आपके पास बेसिकली राउंड होता है। राउंड के साथ साथ ये आपके पास कन्वेक्स होता है, दैट इज़ द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो आपका फॉर्म करता है इंटीरियर, आपका इंटीरियर 1/6 पोर्शन जो होता है वो आपका फॉर्म करता है ऑफ द आई। जो आपका पोस्टीरियर 5/6 पोर्शन होता है वो आपके पास स्क्लेरा फॉर्म करती है, उसको हम बाद में अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो हमारी जो है वो कॉर्निया के ऊपर होगी जो आपका इंटीरियर 1/6 का पोर्शन बनाता है। अब आपके पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ज़रूर याद रखने हैं, जो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे। तो आपने वो ज़रूर अपनी बुक के स्टार्ट में, जो आपका स्टार्ट का पेज है उसके ऊपर आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ कि आपके पास जब भी कॉर्नियल डैमेज होगा, कॉर्नियल डिजीज़ होगी कोई भी, या कॉर्नियल डैमेज होगा तो आपके पास पेन होगी। पेन जो है वो सिर्फ कॉर्नियल डैमेज की वजह या कॉर्नियल डिजीज़ की वजह से होगी। कंजक्टाइवल वाली में इतनी ज़्यादा पेन जो है वो देखने में नहीं मिलती। साथ ही साथ आपके पास जो भी कॉर्नियल अल्सर होते हैं वो जो फ्लोरेसेंस स्टेनिंग होती है, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग जो होती है उसको पॉजिटिव देते हैं, उस पर पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। साथ ही साथ आपके पास जो कॉर्निया होता है वो रिफ्रैक्शन के अंदर रोल प्ले करता है। तो जैसे ही हमारे पास कॉर्निया की कोई भी डिजीज़ या कॉर्निया डैमेज होगा तो हमारे पास विजन लॉस भी होगी, ठीक हो गया। और साथ ही साथ आपको कॉर्निया के ऊपर विजिबल ओपेसिटीज़ भी नज़र आएंगी इन केस ऑफ कॉर्नियल डिजीज़ या कॉर्नियल डैमेज, ठीक हो गया। साथ ही साथ आपके पास कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर होता है, तो आपको स्ट्रक्चर में मैं दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कॉर्निया का। इसके अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास ऊपर एक टेयर फिल्म होती है। देन आपके पास आ जाता है जी एपिथीलियम। एपिथीलियम होता है, देन वी हैव द बुमेन्स लेयर। बुमेन्स लेयर के बाद हमारे पास एक स्ट्रोमा होता है जो एक बहुत ज़्यादा जो लेयर होती है, जो आपका एक्सटेंसिव 90% पोर्शन होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बाद आपके पास एक डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है, और डेस्मेंट मेम्ब्रेन के बाद लास्ट में आपके पास होता है जी इंडोथीलियम। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिल के आपके पास 5 लेयर्स होती हैं टोटल आपकी कॉर्निया की, जो मिल के आपके कॉर्निया को फॉर्म करती हैं। अब जो आपकी लेयर्स होती हैं, जो एपिथीलियम है, एपिथीलियम की जो लेयर है वो सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, साथ साथ आपने एमसीक्यूज़ को मार्क करते जाना है। एपिथीलियम जो है वो डेवलप होती है फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। साथ ही साथ आपके पास जो स्ट्रोमा होता है, एंड स्ट्रोमा के साथ आपके पास जो इंडोथीलियम होता है, स्ट्रोमा एंड आपके पास जो इंडोथीलियम है, ये दोनों जो हैं ये आपके पास बन जाते हैं किससे, न्यूरल क्रस्ट सेल से। ये आपके पास न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते हैं। तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट था, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। अब आपके पास क्या होता है कि मेम्ब्रेन्स जो हैं आपकी अनएबल टू रीजनरेट हैं। कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स अगर डैमेज हो जाती हैं तो वो रीजनरेट नहीं हो सकती। उसके अंदर कौन सी आती हैं, उसके अंदर आपके पास बुमेन्स लेयर आती है, उसके अंदर आपके पास डेस्मेंट मेम्ब्रेन आती है, उसके अंदर आपके पास इंडोथीलियम आता है। तो ये सारी जो मैंने रेड से मार्क की हैं ये आपकी रीजनरेट नहीं हो सकती अगर तो डैमेज हो जाए। लेकिन अगर आपके पास एमसीक्यू के ऑप्शन में सारे ऑप्शन मौजूद हैं तो आपने प्रेफर किसको करना है, तो आपने प्रेफर करना है जी इंडोथीलियम को, ठीक हो गया। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एमसीक्यू पॉइंट्स भी थे, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। फर्दर हम अपनी लेयर्स की थोड़ी बहुत एनाटमी देख लेते हैं। तो जो आपकी एपिथीलियम होती है एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एमसीक्यूज पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ साथ आपको मेंशन करती जाऊंगी। जो आपका एपिथीलियम होता है दैट इज़ आपके पास 5 से 7 सेल इसकी थिकनेस होती है, और ये आपके पास नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होता है, नॉन कैरेटिनाइज्ड टाइप होती है। तो इसको आपने याद रखना है, कई बार आपसे एमसीक्यू में ये बात पूछ ली जाती है। उसके बाद जी आपके पास आ जाती है बुमेन्स लेयर। बुमेन्स लेयर जो होती है वो आपके पास 8 से 14 माइक्रोमीटर थिक होती है, और इसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है, इसके अंदर आपके पास कॉन्डेंस कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। साथ ही आपके पास क्या होता है कि अगर ये डैमेज हो जाती है तो इसके पास कोई पावर नहीं है रीजनरेट होने की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुमेन्स मेम्ब्रेन जो है वो रीजनरेट नहीं हो सकती।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी अगला पार्ट, दैट इज़ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो आपका 90% पार्ट जो है वो कॉर्निया का फॉर्म करता है। इसके अंदर भी आपके पास कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, फिब्रिल्स, प्रोटियोग्लाइकन्स सारा कुछ मौजूद होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी डेस्मेंट मेम्ब्रेन। डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज़ 10 to 12 माइक्रोमीटर थिक होती है और ये भी आपके पास अनएबल टू रीजनरेट है। देन वी हैव द इंडोथीलियम। इंडोथीलियम जो होती है वो आपके पास सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है जिसके अंदर आपके पास हेक्सागोनल सेल जो है वो मौजूद होते हैं। ये रोल क्या प्ले करते हैं, ये आपकी आई को डिहाइड्रेट नहीं होने देते, वाइटल रोल प्ले करते हैं, उसको डैमेज नहीं होने देते, डैमेज कॉज जो अडीमा वगैरह से होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज़ अनएबल टू रीजनरेट। तो आपके पास अगर सारे ऑप्शन मौजूद हो, आपको प्रेफर करना हो तो आपने हमेशा इंडोथीलियम को प्रेफर करना है। साथ ही हम देख लेते हैं इसकी कुछ ब्लड सप्लाई वगैरह। तो ब्लड सप्लाई आपकी कॉर्निया की क्या होती है, कॉर्निया इज़ ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मार्क करना है आपने, कॉर्निया इज़ एन ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसको कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं जाती, इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन इसकी नर्व सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये डेंसली सप्लाइड है, डेंसली इनर्वेटेड है बाय द लॉन्ग सिलरी नर्व्स की ब्रांचेस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं। तो हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर मौजूद होता है पोस्टीरियर चैम्बर में और इंटीरियर चैम्बर में, वहाँ से आपको डिफ्यूजन के ज़रिए से इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपके पास कई बार आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है और कई बार आपसे 1-2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी किस तरह से मेंटेन है। तो कॉर्निया किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, तो वो आपने ज़रूर याद रखना है। एक तो ये बात हो जाएगी कि इसके पास ना तो कोई ब्लड सप्लाई है, और ना ही लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसके पास मौजूद नहीं है, दैट इज़ ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर। दूसरी बात ये है कि इसके पास एक एक्टिव इंडोथीलियल पंप मौजूद है, इंडोथीलियल पंप मैकेनिज्म मौजूद है जिसकी वजह से ये इसको ट्रांसपेरेंट रखने में हेल्प आउट करता है। साथ ही साथ आपकी अरेंजमेंट ऑफ एपिथीलियम एंड द इंडोथीलियम ऑफ द सेल्स जो है, इंडोथीलियम और एपिथीलियम के जो सेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरह की है कि वो भी इसको ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखते हैं। एंड साथ ही साथ आपने बताना है कि रेगुलर अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन है और अरेंजमेंट है, स्पेसिंग है बिटवीन द स्ट्रोमल कोलेजन फाइबर्स। तो स्ट्रोमा के जो कोलेजन फाइबर हैं उनकी अरेंजमेंट भी इसको ट्रांसपेरेंट रखने में हेल्प आउट करती है। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू कीप द कॉर्निया ट्रांसपेरेंट, तो ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव पावर। रिफ्रैक्टिव पावर आपके पास कॉर्निया की क्या होती है, तो आपके पास जो इंटीरियर है उसकी आपके पास पॉजिटिव 48 डायोप्टर है और जो आपके पास पोस्टीरियर है उसकी माइनस आपके पास 5 डायोप्टर है। इस तरह से जो आपके पास नेट बनती है दैट इज़ पॉजिटिव 43 डायोप्टर। ये आपके पास पॉजिटिव 43 होता है और जो आपके पास लेंस होता है, लेंस के अंदर हम बाद में इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे, वो 15 से 20 डायोप्टर होता है। तो इस तरह से आपके टोटल मिला के ऑलमोस्ट कोई 53 डायोप्टर तक रिफ्रैक्टिव पावर बन जाती है कंप्लीट आई की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे कॉर्निया का फंक्शन क्या है। तो जैसा भी हमने देखा कि इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है 43 डायोप्टर है, तो ये आपके पास लेंस की तरह से फोकस करने में, फोकसिंग ऑफ द रेज ऑफ द लाइट ऑन द रेटिना में हेल्प करता है, आपको फोकस करने में हेल्प करता है। रिफ्रैक्टिव पावर इसकी बहुत अच्छी है, तो ये आपके फोकस के अंदर हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो साथ ही साथ अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारी डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको साथ ही देख लेते हैं इन आर इंट्रोडक्टिव वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द केराटाइटिस। केराटाइटिस क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि जब ई आपके पास टाइटस आ जाता है दैट इज़ इन्फ्लामेशन। ये आपको पता होगा, ये इन्फ्लामेशन होती है। और कैरा का मतलब है कॉर्निया, तो ये आपके पास कॉर्निया की इन्फ्लामेशन, नॉर्मली आपके पास इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज नोन एज केराटाइटिस। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको बार बार देखने में मिलेगी दैट इज़ कॉर्नियल अल्सर। अब कॉर्नियल अल्सर क्या होते हैं, ये आपके पास एक लोकल डिफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास कॉर्निया की सरफेस जो है, कॉर्निया की सरफेस जो है वो स्लफ ऑफ हो जाती है, वहाँ पर स्लफिंग ऑफ हो जाती है, एक्सकवेशन हो जाती है, इन्फ्लामेटरी नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं, तो वो आपके पास नोन एज कॉर्नियल अल्सर। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ अ लोकल डिफेक्ट।
साथ ही हमारे पास आ जाता है जी हाइपोपायन अल्सर। तो ये भी आपको आगे देखने में टर्म मिलेगी, तो इसको भी हम यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपको हाइपोपायन मिलेगा। हाइपोपायन क्या होता है, ये आपके पास एक्सुडेट यानी आपके पास पस की फॉर्मेशन होती है, पस फॉर्मेशन होती है इन द इंटीरियर चैम्बर। ठीक है जी, इंटीरियर चैम्बर के अंदर आपके पास पस की फॉर्मेशन को हम कहते हैं जी हाइपोपायन अल्सर। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको देखने में मिलेगी इस चैप्टर के अंदर आगे, दैट इज़ केरेटोपैथी। केरेटोपैथी आपके पास क्या होता है, दैट इज़ द नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन या नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द कॉर्निया, जिसके अंदर क्या होता है, दैट इज़ ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, किसी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है ऑफ योर कॉर्नियल एपिथीलियम। कॉर्नियल एपिथीलियम की डिजीज़ है, दैट इज़ ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और ये एक नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ या कंडीशन होती है, दैट इज़ नोन एज केरेटोपैथी। तो ये आपने याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको देखने में मिलेगी, दैट इज़ सुपरेटिव केराटाइटिस, सुपरेटिव केराटाइटिस। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो कॉर्नियल एपिथीलियम है वो लूज़ हो जाती है, वो बिल्कुल लूज़ हो जाती है, और आपके पास इन्फिल्ट्रेशन जो है वो आपके स्ट्रोमा तक चली जाती है, और वो एसोसिएट करती है विद द सुपरेशन, यानी आपके पास पस वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है, आपके पास एसोसिएटेड इन्फ्लामेशन के साइन आते हैं, और इसके अंदर आपके पास हाइपोपायन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दैट इज़ नोन एज सुपरेटिव केराटाइटिस। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं इटियोलॉजी ऑफ द केराटाइटिस। तो इसके अंदर आपके पास माइक्रोबियल हो सकती है और नॉन माइक्रोबियल हो सकती है। माइक्रोबियल जो होती है वो आपके पास इन्फेक्टिव होती है, आपको पता है, जिसके अंदर आपके पास बैक्टीरियल आ सकता है, आपके पास वायरल आ सकता है, फंगल आ सकता है, प्रोटोजोअल आ सकता है, क्लमीडियल आ सकता है। जो बैक्टीरियल होगी उसमें आपके पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है। वायरसेस के अंदर हर्पीज सिम्प्लेक्स हर्पीज जोस्टर वायरस हो सकता है। फंजाई के अंदर आपके पास अस्परजिलस फीमिगेटस या आपके पास कैंडिडा एल्बिकन्स हो सकता है। प्रोटोजोआ के अंदर आपके पास अकेंथ अमीबा स्पीशी हो सकती है, और साथ ही आपके पास क्लेमेडियल ट्रैक्योमेटस हो सकता है। तो ये सारे आपके पास आ जाते हैं जी माइक्रोबियल के अंदर। जो आपके पास नॉन माइक्रोबियल होता है, अब उसके अंदर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आ सकती हैं। आपके पास कोई हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन हो सकता है। नॉन माइक्रोबियल के अंदर आपके पास कोई हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसके अंदर टाइप 1 हो सकती है, आपके पास टाइप 4 रिएक्शन हो सकता है। साथ ही आपके पास कोई ऑटो इम्यून हो सकता है। ऑटो इम्यून में आपके पास मूरन अल्सर आ सकते हैं, आपके पास पेरिफेरल अल्सर इन द कोलेजन डिजीज़ आ सकता है, आपके पास न्यूरो पैरालिटिक आ सकता है, जिसके अंदर आपके पास सेवंथ नर्व पाल्सी जो है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। आपके पास न्यूरोट्रॉफिक अल्सर हो सकता है, जो आपके पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की जो लीजन होती है उसको कॉज करता है। साथ ही साथ आपके पास एक्सपोजर केरेटोपैथी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पास प्रोप्टोसिस हो जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसके अंदर आपके पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली या प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने में मिलती है। आपके पास टीयर फिल्म की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका या ज़ेरोफ्थेल्मिया हो सकता है। आपके पास कोई भी केमिकल बर्न हो सकता है, जिसके अंदर एसिड बर्न या एल्कली बर्न आ सकता है। आपके पास कोई आईलिड की अबनॉर्मलिटी हो सकती है, जिसके अंदर ट्रेकिएसिस या आपके पास एंट्रोपियन वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ आपके पास हो सकते हैं। कोई कंजेनिटल एनामलीज हो सकती हैं, आपके पास माइक्रोफ्थेल्मिया हो सकता है, मेगा आपके पास कॉर्निया हो सकता है। ठीक है जी, आपके पास कुछ भी इस तरह की कंडीशन जो कंजेनिटल हो वो देखने में मिल सकती है। आपके पास क्लैरोकॉर्निया हो सकता है। साथ ही आपके पास केराटोप्लास्टी देखने में मिल सकती है, जिसके अंदर पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी हो सकती है, लेमिनर हो सकती है। आपके पास लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग हो सकता है, या आपके पास इंडोथीलियल केराटोप्लास्टी हो सकती है। तो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। आपके पास कोई भी मेटाबॉलिक केराटोपैथीज भी देखने में मिल सकती हैं, जिसके अंदर आपके पास विल्सन्स डिजीज़ आ सकता है, आपके पास फाइब्री डिजीज़ आ सकता है, आपके पास लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल जो आपके पास डिजीज़ होती है वो हो सकती है। तो कोई डिफरेंट कंडीशंस आपके पास देखने में मिल सकती हैं। मिसलीनियस कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिसके अंदर आपके पास फिलामेंट्री केराटोपैथी आ सकती है, रिकरेंट कॉर्नियल एरोजन हो सकती है, डीजेनरेटिव कंडीशन हो सकती है जिसमें अर्कस सेनुलस आ सकता है, लिपिड केराटोपैथी आ सकती है, बैंड केराटोपैथी आ सकती है।
है। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको देखने में डायस्ट्रॉफीज हो सकती हैं, जिसमें इंटीरियर डायस्ट्रॉफी, स्ट्रोमल डायस्ट्रॉफी या पोस्टीरियर डायस्ट्रॉफी भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट इसकी हमारे पास एटियोलॉजीज़ हैं जो आपको आगे हम डिजीज़ में डिफरेंट देखने में पड़ेंगे भी और आपको अच्छे से डिटेल में समझ भी आएंगी। फर्दर हम देख लेते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमेशा से जो हम पढ़ते आए हैं, सबसे पहले आपके पास सिम्टम आते हैं जो पेशेंट आपके पास लेके आता है, और कुछ आपके पास साइंस होते हैं जो आप खुद चेक करते हैं। सिम्टम के अंदर क्या होगा, सिम्टम आपने हमेशा से याद रखने हैं। पी ब्लर के निमोनिक से आपने हमेशा सिम्टम याद रखने हैं। किसी भी डिजीज़, आपके कॉर्नियल डिजीज़ के सिम्टम पूछ लिए जाएँ तो आपने हमेशा पी ब्लर के सिम्टम को ज़रूर लिखना है। फर्स्ट पी से वी हैव द पेन, देन पी से वी हैव द फोटोफोबिया, देन बी से हमारे पास क्या आता है, ब्लर विजन हो जाती है। एल से हमारे पास लैक्रिमेशन है, और आर से आपके पास रेडनेस ऑफ आई है। तो ये सिम्टम आपको देखने में मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साइन देख लेते हैं। तो साइन के अंदर आपके पास पंक्टेट एपिथेलियल एरोजन मिलेगी, पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस मिलेगा, ठीक है, कॉर्नियल फिलामेंट्स मिल सकते हैं, सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेशन मिल सकती है, एपिथेलियल एडिमा मिल सकता है, कॉर्नियल अल्सरेशन मिल सकती है, कॉर्नियल एब्सेस मिल सकती है, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था कि कॉर्निया इज ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर, तो जब कॉर्निया की वैस्कुलराइजेशन हो जाएगी तो तब भी आपके पास डिफरेंट ब्लरिंग की कंडीशन देखने में मिल सकती हैं। फोल्डिंग हो सकती है इन द डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ब्रेक हो सकती है आपकी डेस्मेंट मेम्ब्रेन, डिस्मेटोसील बन सकता है जो हम फर्दर भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो आप चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। तो ये एक बेसिक लेक्चर था ऑफ योर कॉर्निया। फर्दर हम डिजीज़ को अगली वीडियो से डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।